नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकिता एस क्लासेस में। और आज हमारा जो एपिसोड होगा वो एपिसोड नंबर 11 होगा। और इस एपिसोड में आप पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, क्योंकि इससे पहले जो आपने करा है वो पढ़ा है प्लासी का युद्ध, लेकिन इस बार आज आप पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, क्योंकि जो इसकी पृष्ठभूमि बनती है वो प्लासी के युद्ध के बाद ही बनती है। अब होता ऐसा है कि जैसे आपसे जो ब्लैक होल की घटना आपकी हुई थी, अब वो ब्लैक होल की घटना हुई थी 1756 में। अब 1756 में जब ब्लैक होल की घटना हुई तो उसके कारण यहाँ पर ऐसा अंग्रेजों के अंदर एक क्रोध पैदा हो गया था कि उन्हें अपनी एक बेइज्जती महसूस होने लगी, और उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अंग्रेजों के द्वारा लॉर्ड क्लाइव को भारत में भेजा गया, बंगाल में भेजा गया। तो उसने इसका बदला लिया और बदले के रूप में उसने क्या किया, प्लासी के युद्ध में जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला को उसको बुरी तरह से हराया था। और लेकिन उसके द्वारा जो उसको हराया गया वो कोई ईमानदारी से हराया हुआ युद्ध नहीं था, और ना ही अंग्रेजों के द्वारा उसको ईमानदारी से जीता था, क्योंकि अंग्रेजों ने उसमें अपनी एक ऐसी कूटनीति का प्रयोग किया जिसे एक सबसे बड़ा धोखा कहा जाता है। और उन्होंने अपनी कूटनीति के अंदर इतना धोखा किया कि जो सिराजुद्दौला था उसी के जितने भी करीबी थे, जितने भी सहयोगी थे, उसके सेनापति थे, और ऐसा सेनापति मीर जाफर जिसके पास सिराजुद्दौला की 90% सेना का नियंत्रण था, और उसने उसी को अपने पाले में मिलाया, अंग्रेजों के द्वारा मिलाया गया। और उसको ये लालच दे दिया गया कि अगर तुम हमें हमारी सिराजुद्दौला को हराने में मदद करोगे, उसको बंगाल की गद्दी से हटाने में मदद करोगे, तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। और इतना लालच मीर जाफर के अंदर पैदा हो गया कि उसने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था, और जितने करीबी और थे सिराजुद्दौला के उन सभी ने भी अंग्रेजों का साथ दिया और सिराजुद्दौला को हराने में उनकी मदद की थी। तो प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र माना जाता है, विश्वासघात माना जाता है। तो उसे कहा जाता है कि विश्वासघात के द्वारा अंग्रेजों ने उस युद्ध को जीता था, और उसमें मीर जाफर के पुत्र के द्वारा ही सिराजुद्दौला की मृत्यु कर दी जाती है। तो ऐसे उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इसी के बाद घटना होती क्या है कि जैसे ही 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, तो उसी के बाद वे मीर जाफर को वहां का नवाब बना देते हैं। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। अब बंगाल का नवाब मीर जाफर बनेगा। अब वो इस उद्देश्य से उनको नवाब बनाता है जिससे कि वह अंग्रेजों का क्या करे, सहयोग करे। अंग्रेज उससे धन लूटना चाहते हैं कि जितना भी चाहे उतना धन उससे ले सके। अब अंग्रेजों ने उससे धन को लूटना शुरू कर दिया मीर जाफर से। बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। अब उसी ने बंगाल के नवाब से धन को वसूलना शुरू कर दिया। किसी न किसी तरीके से वो नई नीति बनाया करते थे और उसी के जरिए बंगाल के नवाब से पैसा और धन लिया करते थे। तो इस तरीके से जब उन्होंने इतनी ज्यादा धन लेना शुरू कर दिया कि बंगाल के नवाब मीर जाफर के पास उसके बर्तन तक बिक चुके थे। अब वो कहां से देता, तो वो इतना परेशान हो चुका था कि वो इनकी मुंह मांगा अब धन इनको नहीं दे रहा था। और इसी कारण अंग्रेजों को लगा कि अब यह हमारी मांगों को पूरी नहीं कर सकता। तो इसलिए अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी से हटा दिया। और इसके बाद उसी का दामाद था एक मीर कासिम। तो 1760 में मीर जाफर को गद्दी से हटाया और उसके मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब जब मीर जाफर पूरी नहीं कर पाया तो मीर कासिम से पूरा करेंगे अपना सारा का सारा जो डिमांड है, मांग है। अब लेकिन जब मीर कासिम को भी पता चलता है कि यार इन्होंने तो पूरा का पूरा धन लूटना ही शुरू कर दिया, तो इन्होंने जब उसको लगा तो उसने इनसे बचने के लिए वो कहां पर चला जाता है, वो यहां से छोड़ करके अपनी जो राजधानी है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लेता है। अब मीर कासिम जब इनसे अंग्रेजों से इतना परेशान हो जाएगा कि इनको धन देने में उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि इतना धन वो मांगते हैं कि वो ला करके कहां से दे। तो इसी आधार पर मीर कासिम ने उनसे बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी और वहीं पर चला जाता है, जिससे कि अंग्रेज उसका पीछा ना कर सके, अंग्रेज उसे बच करके रह सके। तो इसी वजह से वहां चला गया। अब
उसने वहीं पर ही कारखाने खोल लिए, अपने बड़े बड़े बंदूक बनाने के, हथियार बनाने के जो कारखाने हैं वो स्थापित कर दिए और अपना व्यापार वहीं से ही शुरू कर दिया। अब उसने एक काम और किया था कि जितने भी आपके जो अंग्रेज थे वो व्यापार किया करते थे तो उनको टैक्स फ्री हुआ करता था। अब टैक्स फ्री था, लेकिन मीर कासिम ने आकर के जो टैक्स थे वो सभी के लिए फ्री कर दिए थे। जो अंग्रेजों को विशेष अधिकार दिए गए थे, एक शाही फरमान 1717 में फर्रुख सियर के द्वारा दिया गया था, अब उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, मीर कासिम वह फरमान सभी के लिए जारी कर देता है, जो आम व्यापारी थे भारत के उन सब के लिए भी। अब इससे क्या होने लगा कि जो अंग्रेजों का विशेष अधिकार मिला हुआ था वो सारा का सारा खत्म हो जाता है और इस बात से उनको अत्यधिक नाराजगी होती है, अत्यधिक क्रोध भी होता है। तो इसी कारण अब अंग्रेज सोचेंगे कि यार इसने तो हमारा सारा ही जो हमें विशेष अधिकार मिला था वो सारा का सारा खराब कर दिया है। अब उसने एक अलग से भी कुछ टैक्स लगा दिए, ऐसे टैक्स लगा दिए जो अंग्रेजों को भी देने पड़ेंगे और सभी अन्य को भी देने पड़ेंगे। इस तरह के टैक्स मीर कासिम ने लगा दिए। अब अंग्रेजों पर इसका बुरा असर पड़ता है। अब इसी के बाद वे भी क्या करते हैं, मीर कासिम को वहां से गद्दी से हटाने की कोशिश कर लेते हैं। अब मीर कासिम को भी गद्दी से हटाने की कोशिश करेंगे इसी बात से चिढ़ करके, क्योंकि जो भी लाभ अंग्रेजों को मिल रहा था अब इसके द्वारा वो सारे फरमान हटा करके सभी के लिए लागू कर दिए गए। तो इसी वजह से अब अंग्रेजों को लाभ मिलना बंद हो गया था। जब अंग्रेजों को लाभ मिलना बंद हो गया तो उसी के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाने का निर्णय ले लिया कि अब इसे बंगाल की गद्दी से हटाएंगे और फिर दोबारा से मीर जाफर को गद्दी पर लाया जाएगा। अब इसीलिए वे मीर कासिम को गद्दी से हटाते हैं और मीर जाफर को दोबारा से गद्दी पर लाया जाता है। अब 1763 में दोबारा से किसको लाया जाएगा, मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया जाता है और मीर कासिम वहां से बचकर चला जाता है। और मीर कासिम बचकर के किसके पास जाएगा, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास चला जाता है। मीर कासिम को बचने के लिए जगह चाहिए थी, एक आश्रय चाहिए था, तो अब वो बचने के लिए किसके पास चला जाता है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास शरण मांगने के लिए चला जाता है मीर कासिम। अब वहां पर जाकर के छुप गया, लेकिन वहां पर पहले से ही जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, अली गौहर के नाम से, उसे अली गौहर भी कहा जाता था, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट पूरे भारत का, तो वो भी कहां पर शरण लिए हुए था, सुजाउद्दौला के पास ही शरण लिए हुए था, तो वो भी वहीं पर शामिल था। और आपका अब ये भी कहां पर चला गया, मीर कासिम ये भी चला गया। अब तीन पार्टियां हो गई आपकी, तीन आपके गुट हो गए, एक तो सुजाउद्दौला अवध का नवाब, दूसरा है मीर कासिम बंगाल का नवाब था जो वो अपनी सेना लेके आ गया, और तीसरा था आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अली गौहर जिसे कहते हैं। अब ये तीनों की तीनों सेनाएं एक साथ हो जाती हैं। अब तीनों की सेनाएं एक तरफ और अंग्रेजी सेनाएं एक तरफ। अब इन तीनों को, अब अंग्रेजी सेना किन के साथ युद्ध करेगी, अब अंग्रेज जो है अब इन तीनों के साथ सम्मिलित रूप से युद्ध करते हैं। अब जो युद्ध होगा इन तीनों के बीच वो बक्सर का युद्ध होगा। अब इसी कारण से ये बक्सर नामक स्थान पर हुआ था और इसीलिए बक्सर का युद्ध कहा जाता है। अब इन तीनों और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध होगा उसे बक्सर का युद्ध कहा जाएगा। अब बक्सर का युद्ध आपका होता है 20 अक्टूबर 1764 को आपका बक्सर का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब उसमें बक्सर के युद्ध में होगा क्या, क्योंकि ये माना गया है कि जो आपका प्लासी का युद्ध था वो तो एक प्रकार का विश्वासघात था, लेकिन बक्सर का युद्ध अब इन तीनों के बीच पूरी तरह से ईमानदारी से लड़ा जाता है, क्योंकि अंग्रेज इस युद्ध में अपने आप को इतनी तैयारी के साथ लेकर के आते हैं कि इन तीनों की सम्मिलित सेना को बुरी तरह से हरा देते हैं। उन्होंने अपनी अच्छी अच्छी कूटनीति का प्रयोग किया, इतने तरीके अपनाए कि जैसे उनकी बड़ी बड़ी सेना को बुरी तरह से हरा दिया था इन्होंने। अब मुगल सेनापति यानी कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, अवध का सुजाउद्दौला था, मीर कासिम था, तो इनकी बड़ी बड़ी सेनाएं थी, लेकिन अंग्रेजों के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों ने इनको बुरी तरह से हराया था। वे इस्तेमाल करते थे टेक्निक का इस्तेमाल, उनके पास टेक्निक हुआ करते थी और उसी टेक्निक के द्वारा वे बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित किया करते थे। और इसी तरह बक्सर के युद्ध में भी इन्होंने बुरी तरह से इन तीनों सेनाओं को
पराजित किया था। अब ये कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से इनका जो सेनापति था, अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो आया था, जो बहुत ही प्रतिभाशाली था और शक्तिशाली माना जाता है, बहुत बड़ी बड़ी कूटनीतियां रचा करता था। तो हेक्टर मुनरो ने इनके साथ युद्ध किया। और अगर पूछा जाए कि मीर कासिम के तरफ से जो नेतृत्व सेना का कर रहा था, तो मीर कासिम का जो सेनापति था वो गुरगीन खान था। तो गुरगीन खान, अब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और गुरगीन खान के साथ शाह आलम द्वितीय की सेना थी और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना। अब ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज यानी कि हेक्टर मुनरो एक तरफ था। अब इनके बीच में जो युद्ध होगा, उस युद्ध में सबसे पहले जो आपका शाह यानी कि मुगल सम्राट शाह आलम था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अब वो क्या हो लेता है, वो इनके जब देखते हैं कि अंग्रेजी सेना बुरी तरह से इनको हरा रही है, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय किसकी तरफ हो जाता है, वो उनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है अंग्रेजों के सामने। अब उसके बाद कुछ समय तक अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी युद्ध करता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो स्थिति को देखता है शुजाउद्दौला कि भाई अब तो ये अंग्रेज बस में नहीं आ रहे हैं और इनको हराना अब मुश्किल है, तो इसी वजह से शुजाउद्दौला भी अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देता है, आत्मसमर्पण कर देगा। और इस तरीके से दोनों आत्मसमर्पण कर देते हैं, भाग निकलते हैं दोनों के दोनों बच करके, ठीक है। और बचा रहता है मीर कासिम। अब मीर कासिम ही अकेला क्या करेगा, अब मीर कासिम ही अकेला बच करके निकल जाता है। अब कुछ समय तक तो युद्ध करेगा, लेकिन देख करके जैसे ही वो करेगा, यहाँ से निकल करके वो भी भाग जाता है और दिल्ली की तरफ भाग जाएगा। जब दिल्ली की तरफ वो भाग जाता है, अब पूरा जो बंगाल है, अवध है, वो सारा का सारा क्षेत्र किनके पास आ जाता है, अंग्रेजों के पास आ जाएगा। अब अंग्रेज पूरे अवध पर, बंगाल पर अपना कब्जा स्थापित कर चुके थे और जो मीर कासिम था वो दिल्ली की तरफ बच करके भाग जाता है और वहीं पर ही छुप करके रहता है और रहते रहते वहीं पर ही वो 1777 में उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो मीर कासिम वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और दोनों ये से अपने क्या करते हैं, उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेजों के सामने, और इस युद्ध में अंग्रेज पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कारण इनकी विजय का रहा। तो इस तरह से इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, ये कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ लड़ा था, अपने बल पर लड़ा था, कोई धोखेबाजी नहीं की थी। तो बक्सर के युद्ध में तो पूरी ईमानदारी का युद्ध था और बक्सर के युद्ध में ही इनकी पूरी तरह से भारत में स्थापना हो जाती है। पूरे भारत पर अब क्या हो जाएगा, इनका पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा और पूरी तरीके से अब ये वहां पर अपना शासन चलाना शुरू कर देंगे। अब इनके बीच में क्या होगा कि 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है। अब बक्सर का युद्ध तो हो गया समाप्त। अब इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधियां होती है और दो संधियां मानी जाती है, इलाहाबाद की दो संधियां। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो होती है वो 12 अगस्त 1765 में हुई। पहली संधि 12 अगस्त 1765 में और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में होती है। अब इस संधि के लिए किसको भेजा जाता है, अब दोबारा से जो बंगाल का गवर्नर बना करके लॉर्ड क्लाइव को भेजा जाता है। दोबारा से बंगाल का गवर्नर बना करके लॉर्ड क्लाइव को भेज दिया जाता है दोबारा से। अब वही इन संधि को, जो इलाहाबाद की ये प्रथम संधि होगी, ये प्रथम संधि लॉर्ड क्लाइव के बीच और सम्राट, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन दोनों के बीच में संपन्न होती है। ये कई बार पूछा गया है कि इलाहाबाद की जो पहली संधि थी 12 अगस्त 1765 में हुई, वो किस किस के बीच में हुई थी, तो वो आपके अंग्रेजों का जो गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में संपन्न हुई थी। अब इस संधि में क्या क्या बातें करी गई, इस संधि में यह कहा गया कि जो मुगल सम्राट है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय क्या करेगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी जो दीवानी है वो अंग्रेजों को सौंप देगा। पहला काम कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी है वो अंग्रेजों को सौंप दी जाएगी। जितना भी सारा का सारा पैसा इकट्ठा करना है वो सारा का सारा कौन करा करेंगे, वहां से अंग्रेज करेंगे। और ये कहा गया कि अंग्रेज 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में मुगल सम्राट को दिया करेंगे और 26 लाख रुपए प्रति वर्ष मुगल सम्राट को दिया करेंगे अंग्रेज, ये तय हो गया।
और एक दूसरा बात इसमें ये करी गई कि जो आपके सुजाउद्दौला थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास जो भी कड़ा नाम का जो स्थान था, तो कड़ा से जो लेकर के कड़ा को किसको दे दिया गया था, कड़ा का जितना भी क्षेत्र था, कड़ा वाला स्थान, वो पूरा का पूरा क्षेत्र अवध के नवाब सुजाउद्दौला से लेकर के शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था। तो इस तरह के ये सारे के सारे प्रथम संधि में निर्देश दिए गए और ये शर्तें रखी गई थी। अब इसी के बाद होती है आपकी दूसरी संधि। अब दूसरी संधि होगी 16 अगस्त 1765 में। अब पूछा जाएगा, और इस संधि में ये करा गया कि जो भी अवध का नवाब सुजाउद्दौला था उसको क्या नहीं दिया गया, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छोड़ करके बाकी जितने भी क्षेत्र थे सुजाउद्दौला के, वे सारे के सारे उसको वापस कर दिए गए थे। क्योंकि जो दूसरी इलाहाबाद की संधि हुई वो लॉर्ड क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच होगी। अब इन दोनों के जब ये बीच होगी संधि, तो इन दोनों के बीच ही बातें होंगी। अब इनमें क्या कहा गया कि पहली बात ये कही गई कि जो भी अवध का नवाब सुजाउद्दौला है उसको कड़ा और इलाहाबाद छोड़ करके बाकी सारे के सारे क्षेत्र वापस कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये कहा गया कि जो भी अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, वह कंपनी को 50 लाख रुपए देगा। तो 50 लाख रुपए देने का वायदा किया गया कि 50 लाख रुपए हर यानी कि युद्ध के हर जाने के रूप में कह सकते हो, किसी भी तरह से कह सकते हो, तो 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया गया। और तीसरी बात ये करी गई कि जो भी अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी सेना को अवध के नवाब सुजाउद्दौला के यहाँ पर अवध में उसी के खर्चे पर रखने के लिए कह दिया गया कि अंग्रेजी सेना को अवध में ही रखा गया और खर्चा कौन उठाएगा, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। ये भी तय हुआ कि भाई पूरी की पूरी सेना का खर्चा आप यही उठाएंगे और उनकी देखभाल भी सेना ही करेगी। ठीक है। अब इस कंपनी को अवध में मुक्त रूप से व्यापार करने का भी अधिकार पूरी तरह से मिल गया था। यानी कि आपका पूरी तरह से अवध में अब अंग्रेज क्या करेंगे, पूरी तरह से फ्री व्यापार करेंगे, किसी प्रकार का कोई भी रोक टोक अब इनके बीच में नहीं होगी। और इसी प्रकार आपकी इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि वो कंप्लीट हो जाती है। और इस तरह की बातें आपसे पूछ लेता है कि बस कौन कौन सी बातें इनके बीच हुई थी, क्या क्या शर्तें रखी गई थी, पहली संधि में क्या हुआ, दूसरी संधि में क्या हुआ, इस प्रकार की बातें ही आपसे पूछी जाती हैं। तो इतना आप करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और ये एपिसोड आपका यही तक है। और अगला एपिसोड आपका आएगा कि बंगाल में द्वैध शासन किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे शासन हुआ इसके बाद, क्योंकि इलाहाबाद अब तो संधि हो गई है, सारी की सारी अंग्रेजों को सारे के सारे अधिकार मिल गए हैं। अब इसके बाद इनका द्वैध शासन कैसे कैसे चलेगा, तो अगले एपिसोड में आपको पढ़ना है कि बंगाल में द्वैध शासन का स्थापना इसकी कैसे हुई और किस तरह से उसको शासन को चलाया जाता है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।